गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अनुमान तो सही होंगे। पिछले सेक्शन में हमने पढ़ा संस्कृत साहित्य क्यों पढ़ा जाए, उसका वीडियो अपलोड कर दिया गया था, आपने देखा भी। तो आइए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कुछ और जानते हैं कि आईएएस के मुख्य परीक्षा में संस्कृत साहित्य में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो सभी सब्जेक्टों के तरह इसमें भी पेपर 1 और पेपर 2 में ये क्लासिफाइड है। यानी कि पेपर फर्स्ट जो है पूरा आपका देखा जाए तो व्याकरण की पार्ट को टच करता है और कुछ दर्शन शास्त्र के, और सेकंड पेपर आपका पूरा महाकाव्य, खंडकाव्य, इन सब पार्टों को टच करता है। तो इस श्रृंखला को शुरू करने से पहले एक संस्कृत का श्लोक हो जाए और ध्यान से सुनिएगा। इस श्लोक को आप किसी भी ऐसे में लगा सकते हैं या कहीं पर भी इसको सेट कर सकते हैं, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन जो है हर सेक्टर को टच करता है। वैसे तो श्लोक ये जो है श्लोक को पढ़ा जाता है एक स्वर में, लेकिन मैं इसको गद्य फॉर्म में पढ़ रहा हूँ। गद्य फॉर्म में पढ़ना थोड़ा आसान होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और श्लोक का ऐसे है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडितः। इसका शाब्दिक अर्थ है आत्मत परदारेषु, जो व्यक्ति दूसरे को आत्मत मतलब आत्मा के समान समझता है, यानी कि जो दूसरे प्राणियों के अंदर आत्मा निवास करती है, दूसरे प्राणियों को बंधुत्व भाई के हिसाब से देखता है, वो पंडित है, यानी कि वो ज्ञानी पुरुष है। जो व्यक्ति दूसरी नारियों को, दूसरे माताओं को अपनी माता के समान समझता है, वो व्यक्ति पंडित है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि सबको समान नज़रिए से देखता है, उसका नज़रिया दृष्टिकोण खराब नहीं है किसी के प्रति, वो पंडित कहलाता है। जो दूसरे के धन को कहने का तात्पर्य जो दूसरे के धन को मिट्टी के समान मानता है, यानी कि उसे ज़्यादातर मोह माया और ये सब तृष्णा नहीं है कि वो इतना कमा लिया इतना कमा लिया, तो वो पंडित है। यानी कि उसके अंदर लालच द्वेष की भावना नहीं है। तो इस श्लोक से यही आता है भावना कि आप कैसे अपने सामाजिक जीवन में कितने अच्छे तरीके से व्यवहार बना के रह रहे हैं। तो ये इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। इसको आप कहीं पर भी पॉइंटेड कर सकते हैं। तो चलिए इसको यहीं पे रोकते हुए आगे की तरफ अग्रसर होते हैं। आगे देखते हैं कि जो आईएएस के पेपर में पेपर फर्स्ट को क्लासिफाई किया जाता है, तो पार्ट ए और पार्ट बी आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ पार्ट ए पार्ट बी, यानी खंड क खंड ख। तो खंड क में से 4 क्वेश्चन करने रहते हैं और खंड ख में से 4 क्वेश्चन करने रहते हैं, लेकिन टोटल 8 क्वेश्चन में से आपको 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। उसमें से भी एक क्राइटेरिया ये आईएएस के पेपर में लगाया जाता है कि आपको पहला क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन करना ही करना है, और ये दोनों क्वेश्चन आपको संस्कृत में ही लिखना है। ठीक है, ये पेपर फर्स्ट की बात हो रही है, पेपर सेकंड की नहीं। यहाँ लिखा हुआ है पेपर फर्स्ट। ठीक है, तो अब देखिए जो यहाँ रेड लाइन से हाईलाइटेड किया गया, यानी 1, 5 एंड 8 आपको बराबर दिखाई दे रहा हो 1, 5, 8, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको पूरा संस्कृत का ही डिफिनेशन लगा के आगे बढ़ना है, और यहाँ पर नंबर पाना काफ़ी सही रहता है अगर सही तरीके से अप्रोच सेट किए हैं। तो देखिए क्वेश्चन 1 जो लिखा हुआ है उसके सब पार्ट हैं, यानी कि देखा जाए तो उसमें संधि, समास, कारक, वाच्य, संज्ञा आता है। तो सबसे पहले इस बार का पेपर आप देखेंगे 2019 का, तो उसमें पूछा गया प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या कर रहा है, जैसे कि जो पाणिनि मुनि थे जो कि व्याकरणकर्ता बोले जाते हैं, जो सृष्टि पे आने के बाद सबसे पहले शब्दों को लिपिबद्ध किए, यानी कैसे व्याकरण पढ़ा जाए उस, तो वहीं से संज्ञा प्रकरण स्टार्ट होता है। तो कौन सा शब्द कहाँ से निकला है, क्या उत्पत्ति है, जैसे कि उपधमनीय नाम ओष्ठा हो गया, अकु विसर्जनीय नाम कंठा हो गया, ये सब का क्या रिविलेंस है, ये सब आ जाता है। महस्व सूत्र का क्या है, तो इन सब के बारे में इस बार आईएएस में क्वेश्चन आया था। तो ये 1:10 में आता है, यानी कि 10 क्वेश्चन रहेंगे एक एक नंबर के। ठीक है, उसमें से पूछ लेगा कि अ का उच्चारण कहाँ है, अंग का उच्चारण कहाँ है, ये सब करके इस संज्ञा वाले में पूछ लेता है। यहाँ लिखा हुआ है। तो 10 क्वेश्चन यहाँ रहता है। फिर से संधि आ जाता है कि ये स्वर संधि है कि व्यंजन संधि है कि विसर्ग संधि है, कौन सा संधि है, तो इसके बारे में आ जाता है। तो ये 1:10 इस बार भी आया था, मतलब कि एक नंबर क्वेश्चन 10 आए थे, लेकिन ये पैटर्न ऐसा नहीं है कि इसी तरह आए। ऐसा भी हो सकता है कि पूछ सकता है कि संधि क्या है, इसको संस्कृत में 150 शब्द में लिखिए। जैसे कि कारक, और इस बार कारक और समास में ऐसे ही पूछा था, समास का न देके उसमें कारक और समास के बारे में 10-10 नंबर में पूछ लिया था कि ये चीज़ें क्या हैं, इसके बारे में आप संस्कृत में 150 शब्द में लिखिए। तो 150 शब्द का मतलब 150 शब्द, उससे ज़्यादा नहीं।
तो चलिए ये वाला चीज़ ख़त्म करते हैं। यहाँ पे ये 50 मार्क्स का रहता है क्वेश्चन, सारे पैटर्न 50-50 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन लिखे गए हैं जो वर्गों में डिफाइंड हैं। अब आइए, अब यहाँ देखते हैं हम संस्कृत साहित्य भाषा की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। ये वर्ग 2 का यानी क्वेश्चन 2 का भाग है। संस्कृत भाषा का मुख्य विशेषता क्या है कि वैदिक संस्कृत किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए जब वैदिक संस्कृत लिखा जा रहा था उस समय कैसे चीज़ों को लिखा है, जैसे कि आप अस्मद युष्मद का रूप पढ़ेंगे तो उसमें माम युवाम ऐसे करके सब आए हुए हैं, तो उसमें कहीं न कहीं काफ़ी कोडेड फॉर्म में लिखा हुआ है और कहीं न कहीं हलंत यूज हुआ है और कहीं विसर्ग आगे पीछे लग गया है। तो इसमें एक सेट पैटर्न नहीं था, इसको पढ़ना काफ़ी जटिल होता था। तो इसको लिपिबद्ध उतने तरीके से हम लोग अभी डिफाइन नहीं कर पाए, इसको जानना काफ़ी ज़रूरी है। ये वैदिक संस्कृत के बारे में है। शास्त्रीय संगीत क्या, शास्त्रीय लौकिक भाषा के मुख्य विशेषता लक्षण क्या। शास्त्रीय हम लोग जो इस समय पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट एरा में जो पढ़ रहे हैं, वो शास्त्रीय लौकिक संगीत में संस्कृत में आ जाता है। कि इसमें ये कहता है कि काव्य शास्त्र में लौकिक भाषा कैसे उत्कृष्टतम पे पहुंचा हुआ है। कपिल द्विवेदी जी की बुक आती है भाषा शास्त्र की, वहाँ से भी काफ़ी चीज़ें उद्धृत मिलती हैं। अब आ जाता है भाषा वैज्ञानिक में संस्कृत का योगदान कैसे है। तो इसमें आप देखेंगे कि यजुर्वेद जो है, अपने 4 वेदों में से ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद जो होता है, यजुर्वेद में ये बोला गया है कि यज्ञ निर्माण करने के लिए कैसे कैसे वेदिकाएं बनाई जाए, कितनी ईंट लगनी चाहिए। साइंटिफिक रीजन के जितने भी चीज़ें हैं यहाँ पे डिफाइंड है। तो इसके क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, वहाँ 5:10 लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि 5 क्वेश्चन ABCD करके रहेगा ई तक, वो 10-10 नंबर के पूछ सकते हैं। या वो ऐसे भी आ सकता है, आप जब कभी देखेंगे तो इसमें जो क्वेश्चन आता है 25 2 क्वेश्चन 50 का हो जाएगा, या आपका 30 नंबर के 2 क्वेश्चन हो जाएंगे और एक 20 नंबर के हो जाएंगे। तो इस तरह करके इसको हिंदी में या आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं इसको। ये यहाँ पे ऐसे दिया गया है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिससे साहित्यिक आलोचनाओं की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं। जैसे आप कभी काव्य की जो चीज़ें लिख रहे हैं, जो गद्य या पद्य में डिकोडेड है, तो उसमें रस क्या है, अलंकार क्या है, ध्वनि क्या है, वक्रोक्ति क्या है, औचित्य क्या है, इन सब चीज़ों को काफ़ी अच्छे से डिफाइन करना रहता है। इसे व्याकरण वैशिष्ट्यम बोला जाता है कि यही सब नीचे लिख के आगे नीचे लिख के और उस पर इसके 2 नंबर रहते हैं। चाहे कोई सा श्लोक आप जब उसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं तो ये सब लिखना रहता है। तो ये कहीं ना कहीं वर्ग 3 और 4 का मुख्य भाग पेपर सेकंड से उठ के आता है कि आप यहाँ पढ़ोगे तो वहाँ भी तैयार हो जाएगा पेपर सेकंड में, और सेकंड में पढ़ोगे तो यहाँ तैयार हो जाएगा, क्योंकि वहाँ काफ़ी डेप्थ में घुस के इसे बताया गया है। तो रस क्या है, साहित्यिक आलोचनाओं में रस की क्या भूमिका रही। भरत मुनि थे तो उन्होंने 8 रसों के बारे में 8 रसों के बारे में बताया, जैसे कि वीर रस क्या है, क्रूर रस क्या है, हास्य रस क्या है, इन सब बारे में बताया है। और एक 9वां रस अलग से ऐड किया गया, उन्हें बोलते हैं शांत रस, जिसका प्रतिपादन मम्मट ने किया है। मम्मट का नाम सुने होंगे आप लोग। तो ये हम लोग रस में पढ़ेंगे। अलंकार वही जो पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, अलंकार, उत्प्रेक्षालंकार क्या, अनुप्रास क्या है, ठीक है। रीति क्या है, वामन की रीति है, उसमें रीति काव्य, गीत काव्य क्या है, ये सब। इसमें ध्वनि क्या है, ध्वनि का क्या उत्पत्ति कैसे है, ध्वनि कैसे क्या, वक्रोक्ति क्या कहलाती है, इसका मतलब ये सब। ध्वनि और वक्रोक्ति नॉट ए डायरेक्ट कम्युनिकेशन, एक तरीके से देखा जाए तो इनडायरेक्ट फॉर्मल वे में बात करता है। जैसे कि हम कह लें कि कोई नायिका है, उसका इनडायरेक्ट रूप में वर्णन करना है तो ध्वनि से और वक्रोक्ति से उसे सजा के आगे बढ़ाया जाता है। ये काव्य की विशेषता कहलाती है। औचित्य, उसमें जो करेक्ट यूज ऑफ रसेस रहते हैं, जो कि भरत मुनि ने दिया था, करेक्ट यूज ऑफ रसेस को औचित्य में समझाया गया। ये क्षेपेंद्र की रचना है। ध्वनि और वक्रोक्ति की रचना कुंतक ने बताया है। अब आ जाइए वर्ग 4 पे आते हैं। वर्ग 4 क्या कहता है, साहित्यिक विधाओं का उद्भव एवं विकास। साहित्यिक विधा कौन सी है, हमारा साहित्य क्या है, साहित्य जैसे कि जो संस्कृत में वर्णित है, हमारी संस्कृत क्या है उसके बारे में। यहाँ पर ये लिखा है रामायण महाभारत, जो आर्ष काव्य है, जो ऋषि मुनियों द्वारा सुनी और लिखी गई है, आर्ष काव्य से बोला जाता है महाकाव्य। फिर से आपका महाभारत के बारे में आर्ष काव्य कहा जाता है। महाकाव्य क्या है आपका, 6 महाकाव्य हम लोग को डिफाइंड है जो पढ़ना है। रघुवंशम हो गया, कुमार संभव हो गया, रातार्जुनीय, शिशुपाल वधम हो गया, स्वराजुद्यम हो गया, ये सब चीज़ें हमें 6 महाकाव्य पढ़ने हैं। इससे भी क्वेश्चन इस बार आया था। अभिज्ञान शकुंतलम के शकुंतला के बारे में पूछा जा रहा था, जो कि महाभारत का पार्ट है, लेकिन क्वेश्चन वो सेकंड पेपर का यहाँ उठा के दे दिया गया था 10 नंबर में। आप देखेंगे क्वेश्चन तो आपको मिलेगा। वैसे मैं यहाँ टैगलाइन पे डाल दूंगा क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन 1 का क्या, जब क्वेश्चन
क्वेश्चन 1 आया है तो कौन कौन क्वेश्चन पूछे, 2 का क्या था, 3 का क्या था। तो ऐसे देखिए महाकाव्य आपके 6 हो गए। फिर से रूपक के बारे में आता है। रूपक एक तरीका का नाटक होता है, जैसे कि इसमें देखा जाए स्वप्नवास व्रतम एक नाटक है तो उसका भी यहाँ पे चर्चा कभी पूछ लेता है, जिस भास की रचना है ये। कथा, पंचतंत्र एक कथा है जो कि सबसे ज़्यादा अन्य भाषाओं में रूपांतरित हुआ है, ये विदेशों तक में भी काफ़ी हुआ है रूपांतरित। ये पंचतंत्र विष्णु शर्मा जी की ये रचना है। आख्यायिका जो है, एक छोटे से पाठ को कैसे डिनोट किया जाए, आख्यायिका हर्षचरितम के बारे में बताया गया। ये बाणभट्ट की रचना है तो इसके बारे में जाना जाएगा। फिर से चंपू, इस बार ये 10 नंबर पूछा था, क्या चंपू किम चंपू शैली। तो चंपू शैली क्या आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का जो 4 का ई आएगा वो चंपू शैली के बारे में पूछा था। तो चंपू शैली आप ये जान लीजिए कि जो गद्य और पद्य दोनों विधाओं में लिखा जाता है, यानी कि एक श्लोक के फॉर्म में और एक ऐसे रैंडम फॉर्म में, वो चंपू कहलाता है। गद्य और पद्य की शैली को चंपू शैली बोलता है। 10 कुमार चरितम जो दंडी की रचना है उसे आप देखेंगे, ये आपका 10 कुमार चरितम कहलाता है। खंड काव्य क्या है, खंड काव्य ये होता है कि ये किसी न किसी महाकाव्य से उद्धृत होता है और किसी एक छोटे से पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में डिफाइन करता है। यानी कि खंड काव्य, मेघदूत एक खंड काव्य है। इसमें ये बोला जाता है कि मेघ कैसे बारिश कर रहा है, कैसे एक यक्ष का विरह दूसरे जगह पे प्रदर्शित हो रहा है, इसके बारे में ये यहाँ पे खंड काव्य के बारे में बताया गया। मुक्तक काव्य, मुक्तक का नाम ही सुन रहे हैं कि मुक्त होके जो लिखे, ये ज़्यादातर देखा जाए तो नीति शतकम जो मुक्तक काव्य कहलाता है। मुक्तक काव्य ये क्या होता है कि जो भृतृहरि हैं उनकी रचना इसे माना जाती है। जैसे कि आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें भृतृहरि का नाम आता है और विक्रमादित्य का नाम आता है। तो उज्जैन के राजा रहते हैं तो ये अपनी पत्नी से विरक्त हो जाते हैं, लव स्टोरी थी इनकी, तो काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है। तो उससे विरक्त होकर इन्होंने वाक्यपदीयम, फिर से वैराग शतकम और ये नीति शतकम लिखे हैं। तो इसमें शतकम मतलब 100, नीति मतलब आचरण और विचार की, आचार और विचार की श्रृंखला को नीति शतकम में बताया गया कि कैसे दूसरे से बिहेवियर कैसा रखना चाहिए, क्या क्या है, ये मुक्त काव्य के बारे में बोला जाता है। तो ये कहीं ना कहीं आपके 4 क्वेश्चन हो गए। शॉर्ट टाइम में हम इसको डिस्कस ऐसे किए हैं। तो इसमें से आप पहला क्वेश्चन तो करना ही करना है और 3 में से बचे 3 क्वेश्चन में से जिस पे आपका अप्रोच अच्छा है उसको आप पहले से डिफाइन करके अपना नोट्स रेडी करके इसको कर सकते, क्योंकि वहाँ एग्जाम टाइम में जाके आप एलिमिनेट नहीं कर सकते कौन सा हमें करना है कौन सा नहीं करना है। अब आइए दूसरे सेक्शन पे। इस सेक्शन पे आप देखेंगे कि यहाँ खंड ख लिखा हुआ है। तो इसमें से अब 4 क्वेश्चन, चारों का हम चारों के बारे में बताते हैं। देखिए क्वेश्चन 5 जो है ये निबंध का है। इसमें कैसे आता है कि इसमें 10-10 नंबर के 5 निबंध आते हैं, यानी ऐसे तो आपको लिखना है। और निबंध जो है वो कहाँ से आते हैं, ऐसा नहीं कि वो पूरा का पूरा करंट अफेयर्स का ही निबंध हो जाता है, ऐसा कभी नहीं आता है। क्योंकि पहले आता था तो हम लोग काफ़ी अच्छा इस पर कर सकते थे, लेकिन अब काफ़ी चेंज कर दिया है। इसमें क्या किया, वर्ग 6 एंड वर्ग 7 यानी क्वेश्चन 6 और 7 का मिक्सचर फॉर्म यहाँ पे संप्रेषित कर दिया है कि यहाँ पे डाल दिया गया कि हाँ आपको ये करना ही करना है। तो कहीं न कहीं इस बार देखेंगे धर्म के बारे में ऐसे लिखने का आया था 10 नंबर का, जो धर्म के बारे में जानता हो वो अच्छे से लिखा होगा। तो ये पुरुषार्थ संस्कार, वर्णाश्रम व्यवस्था, कला तकनीकी का भी आके यहाँ आ जाता है। और दर्शन शास्त्र का भी इसमें आ गया था। 10 नंबर में आपको 50 नंबर का ही रहता है तो 10-10 नंबर में करना था, ठीक है। इसके बाद क्या है कि ये क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी होती है तो इस पर नंबर अच्छे मिल जाते हैं। अब आ जाइए भारतीय संस्कृत का सार, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो इसमें क्या है, ये 5 सेक्टर में डिवाइडेड हैं। पहला है पुरुषार्थ, दूसरा है संस्कार, तीसरा है वर्णाश्रम व्यवस्था, चौथा है कला और ललित कला, और 5वां है तकनीकी विज्ञान। ये क्या कहता है, पुरुषार्थ क्या है, पुरुषार्थ के बारे में अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन हमें महाभारत में मिलता है। महाभारत के बारे में कहा जाता है कि जो विद्या धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के बारे में जो चीज़ें, जितनी ज्ञान हमें महाभारत में मिल जाती हैं वो कहीं नहीं मिलती हैं। और इसके अलावा जो चीज़ें महाभारत में नहीं वर्णित है वो संसार के किसी भी ग्रंथ में नहीं वर्णित हैं। मतलब उसको संस्कृत में हम बताएंगे, लेकिन आप हिंदी में इसका यही रूपांतर है। तो पुरुषार्थ के बारे में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हो गया। इसका संस्कार, 16 संस्कार क्या है कि जैसे बच्चा पैदा होता है, जो माताएं होती हैं कैसे गर्भाधान उनका होता है, फिर से चूड़ाकर्म कैसे होता है, संस्कार मृत्यु कैसे होती है, इन सब बारे में 16 संस्कार के बारे में जाना जाता है। वर्णाश्रम व्यवस्था क्या कहता है कि इसमें
4 वर्णाश्रम व्यवस्था की बात की गई है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, जिसमें से सबसे बेस्ट जो माना जाता है वो होता है गृहस्थ आश्रम को माना जाता है। इसका भी टाइम ड्यूरेशन वैलिड किया गया 24 ब्रह्मचर्य का माना जाता है, फिर से 24 से 48 गृहस्थ आ जाता है, उसके बाद ऐसे ऐसे बढ़ते चला जाता है। 100 साल का एक डिफाइंड टाइम पीरियड बताया गया। कला और ललित कला, कला क्या होती है? किसी काव्य को लिखने की शैली कला कहलाती है। ये कला वो डांसिंग वाली कला नहीं है, ये कला किसी काव्य को कैसे लिखा जाए वो, और उसके अंदर की जो क्वालिटी को इन्हेंस करता है वो ललित कला कहलाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बारे में जब पढ़ा जाएगा तो बताया जाएगा आपको अच्छे से। ये 10 नंबर में इस बार आया था लिखने के लिए। तकनीकी विज्ञान के बारे में क्या है? टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल साइंस क्या है इसमें? जैसे कि आप नाम सुना होगा ब्रह्मोस्त्र का, फिर से अग्नि का। आखिर क्यों ब्रह्मोस्त्र लिया जाता, क्यों पुष्पक विमान ही लिया जाता है, तो उसके पीछे क्या रिवेलेंस है, तो यहाँ पे ये तकनीकी विज्ञान में जाना जाता है। ये आया था लिखने के लिए। जैसे कि मान लीजिए इस बार ये उठा के क्वेश्चन कहीं भी डाल सकता है, करंट से जोड़ सकता है, जैसे क्रायोजेनिक इंजन का चल रहा है आजकल, चाहे PSLV जैसलवी चल रहा है, उस सब चीज़ों से जोड़ सकता है। अब आ जाइए, इन सब सेक्टर में सबसे ज़्यादा नंबर कौन स्कोर करता है? जो फिलॉसफी वाले स्टूडेंट होते हैं। जैसे कि ज़्यादातर संस्कृत साहित्य जो लेता है, कहीं ना कहीं वो देखेंगे कि रिपीटर ही ज़्यादा रहते हैं, जिनका ज्योग्राफी होता है, हिस्ट्री होता है, चाहे फिलॉसफी होता है। तो फिलॉसफी वाले जो रहते हैं बंदे, उनको यहाँ पे काफ़ी अच्छा मार्जिन मिल जाता है, क्योंकि अब देखिए पूरा फिलॉसफी और का 7 और 8th में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस आ जाता है। तो भारतीय दर्शन की प्रविष्टियाँ क्या हैं, प्रवृत्तियाँ क्या हैं? तो चारवाक है, बुद्ध है, जैन दर्शन है, सांख्य, योग, वैसे मीमांसा, वेदांत, ये सब है। तो इसमें से क्या है? ये तीनों जो हैं नास्तिक दर्शन है। नास्तिक का मतलब आज तक आप लोग पढ़ते आए होंगे, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता वो नास्तिक कहलाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। नास्तिक का मतलब है तो वो भी ईश्वर में विश्वास रखता है, लेकिन उसका मार्ग अलग होता है। यानी कि ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल रखता ही नहीं है। जैसे कि कई लोग वेदों को पढ़ के वेदों की भाषाओं को मानते हुए ईश्वर को मानते हैं, और कई लोग वेदों की भाषाओं को न मानते हुए ईश्वर को दूसरे ढंग से मानते हैं। तो ये वेदों को ना मानकर चारवाक, बुद्ध और जैन ईश्वर को दूसरे रूप में मानते हैं। ये मतलब नास्तिक दर्शन का पार्ट है। और आस्तिक दर्शन में ये आता है कि ये वेदों की परंपराओं पर अपने पहलू को आगे पहलवंत करते हुए बढ़ते हैं। तो सांख्य हो गया, योग है, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, ये सब आस्तिक दर्शन के पार्ट है। तो सांख्य इसका है, कपिल मुनि का है, योग पतंजलि, जो इस समय योग तो चल ही रहा है, ये मुनि आपको स्ट्रांग करना है। वैशेषिक क्या है? कणाद का है। और उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा होता है। तो ये मीमांसा जैमिनी है। वेदांत के कौन है? वेदांत जहाँ वेदों का अंत हुआ, जैसे कि अतिविशिष्टा, दैत्याद्वैत, ये आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे, जब मीडियल एरा स्टार्ट होता है वहाँ पे होता है। उपनिषद, जैसे शिष्य का गुरु के पास जाके बैठना और शिक्षा ग्रहण करना, ये वेदांत के बारे में आता है। तो ये हो गया आपका। इसमें भी 5:10 का रहता है, ऐसे करके आता है क्वेश्चन लिखने के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि अनसीन पैसेज है, लेकिन ये नाम का अनसीन पैसेज है, कहीं ना कहीं ये सीन रहता है। आप 10 ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि ये वाला सीन पैसेज कहीं ना कहीं रिपीट हो जाता है। इसमें से भी क्या होता है कि जो एक क्वेश्चन आपका रहता है, एक काफ़ी ईजी रहता है आंसर फॉर्मेट करने के लिए, और दूसरा थोड़ा सा उसे इन्हेंस वर्जन रहता है। इस पर आपको अप्रोच सेट करना पड़ेगा। तो ये आता है। तो इसमें आप देखेंगे कि इस बार बुद्ध के बारे में पूछा था। जैसे बुद्ध की जो शैली थी कैसी थी, बुद्ध कुशीनगर गए तो कैसे, मृत्यु उपरांत क्या हुआ, कैसे हुआ, इस बार 2019 के पेपर में आया था, आप देखेंगे तो। और एक दूसरा साहित्य के बारे में पूछा था, वो थोड़ा हमें तो कठिन लगा, लेकिन आप लोग पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको अच्छा लगे। तो ये यहाँ पे शैली के बारे में पूछ दिया। तो ये कहीं ना कहीं आपका, अगर ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन स्ट्रांग है तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पे डेफिनेटली नंबर स्कोर कर लेंगे। तो ये रही इतने बातें। तो आपको 1, 5, 8 अच्छे सेट करना, और यदि आपका ये वाला सेक्शन कमज़ोर है तो आप किसी दूसरे सेक्शन को टच कर सकते हैं, क्योंकि उसे हिंदी में लिखना रहता है, बट हिंदी में लिखेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो इसीलिए इस पर अप्रोच टाइट करने पर मैंने देखा ये पेपर के सारे मॉड्यूल जो थे वो क्वेश्चन बताए गए हैं आपको, ठीक है। तो अब अपने वाणी को ही विराम देते हैं। तो आप इस सेशन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने कमेंट अवश्य बताइएगा कि क्या इसमें कहाँ कमी रह गई, क्या और इन्हेंसमेंट करना चाहिए। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपका जो सिलेबस है जो विद इन टाइम पीरियड के अंदर ख़त्म कर दिया जाए, और पर डे वीडियो अपलोड करने की कोशिश की जाएगी। और इसके जस्ट बाद ही, इस लेक्चर के जस्ट बाद पेपर सेकंड का हम मॉड्यूल बताएंगे कौन कौन सा कैसे होता है। ओके, धन्यवाद।